हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, इथिक्स की सीरीज़ के अंदर अब तक हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं। अभी तक हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को कंप्लीट किया। उसके बाद जो फिलॉसफीज थी डिफरेंट डिफरेंट हमारी सॉक्रेट, प्लेटो, एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूटिलिटेरियनिज्म को ख़त्म किया। ठीक है, तो अब हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमारी फिलॉसफी वाली सीरीज़ है वो तो साथ साथ के अंदर चलती रहेगी इसके। ठीक है, उसमें हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट आज हम एक और सिलेबस का अलग सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस के अंदर हमारे मेंशन है ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यू को इनकलकेट करने में, उनको सिखाने में, उनको कल्टीवेट करने में पर्सन में फैमिली का क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है। तो आज हम छोटा सा टॉपिक होगा हमारा, सिर्फ हम वैल्यूज़ के बारे में समझेंगे कि वैल्यू का क्या मतलब है। तो मानवीय मूल्य जो होते हैं, मनुष्य किस चीज़ को मूल्यवान मानता है, उसको ज़्यादा वैल्यू करता है, इंपॉर्टेंट मानता है। मूल्यों को बढ़ाने में परिवार, समाज और शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या योगदान होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस है उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो इसको हम कवर करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मानवीय मूल्य क्या होते हैं और उसके बाद परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों के बारे में हम सेपरेट देखेंगे। ठीक है, इनके ऊपर सेपरेट आपको क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशंस तो आती हैं इथिक्स के अंदर में, पूछते हैं कि इसके बारे में बताओ एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, वो जो मानवीय मूल्य होते हैं, उनको परिवार का क्या योगदान होता है उनके अंदर। ठीक है, समाज का क्या योगदान होता है, शैक्षणिक संस्थानों का क्या योगदान होता है, वो सेपरेट आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिलेबस के अंदर मेंशन टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो आज कुछ डेफिनेशन देखेंगे, 5 डेफिनेशन देखेंगे। इथिक्स क्या होती है उसके बारे में भी देखेंगे, मॉरल क्या होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस देख लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी आती है हमारे पास। यहाँ पे एक पर्सन आपको दिख रहा होगा, वो महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे, ये कहानी उस टाइम की है जब मतलब महात्मा बुद्ध जो थे वो उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुकी थी, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ठीक है, तो वो जो है, हमारे कहानी शुरू होती है मगध से। मगध के अंदर एक गांव होता है सोनपुर, वहाँ से कहानी शुरू होती है। वहाँ पे महात्मा बुद्ध की एंट्री होती है और वो देखते हैं कि मतलब वो शाम के टाइम वहाँ पे एंटर करते हैं और वो देखते हैं कि कोई भी पर्सन वहाँ पे बाहर नहीं घूम रहा था शाम के टाइम में। ठीक है, और लोग जो थे वो शाम के टाइम में जो बाहर थे वो दौड़ के भाग रहे थे, अपने घरों के अंदर भाग रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में महात्मा बुद्ध उनसे पूछते हैं मतलब क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो लोगों के द्वारा बताया जाता है वहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी रात के टाइम में बाहर नहीं निकलता और जो जब सुबह होती है मतलब उससे पहले कोई भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे एक हमारे पर्सन है जिसका नाम है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक डाकू है। वो क्या करता है, पर्सन को लूटता है और अपना डर बिठाने के लिए जब लूटने के बाद उनको मारता है, उसके बाद में उनकी एक उंगली काट के उसका नेकलेस बना के गले में पहनता है। ठीक है, तो वो जो है लोगों को डराने के लिए इस टाइप का काम करता है, इसीलिए सब लोग डरते हैं उससे। ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली है वो और गुफा के अंदर रहता है ऊपर, वहाँ से अटैक करता है वो लोगों के ऊपर, तभी कोई बाहर नहीं निकलता। अब महात्मा बुद्ध जो थे इस बात को समझते हैं और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं कन्फ्रंट करूँगा, उस पर्सन को लेसन टीच करूँगा। तो ये क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध जो थे वो उसकी जो गुफा होती है, अंगुलीमाल की जो गुफा थी उसके पास जाते हैं। अंगुलीमाल गुफा के बाहर बैठा होता है। महात्मा बुद्ध गुफा से क्रॉस कर जाते हैं और वो अंगुलीमाल जो होता है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते। अब अंगुलीमाल जो सोचता है कि ये जो है सन्यासी, ये यहाँ से क्रॉस हो गया, मतलब इसने मेरी अवज्ञा कर दी, तो इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो जो होता है वो भागता है। ठीक है, वेपन लेके भागता है महात्मा बुद्ध के पीछे। महात्मा बुद्ध उसको देख के आगे की तरफ भागते हैं। ठीक है, अब वो आगे भाग रहा है, महात्मा बुद्ध जी आगे भाग रहे हैं, वो उनके पीछे भाग रहा है और वो उनको कह रहा है रुको रुको रुको। तो बुद्ध जो है रुकते हैं वहाँ पे और उसको कहते हैं मैं तो कब का रुका हूँ, बस तुम्हें रुकने की ज़रूरत है। और उसके बाद वो फिर से दौड़ने लगता है, तो महात्मा बुद्ध और ज़्यादा दौड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो है लास्ट में थक जाता है और वो पीछे से ज़ोर से चिल्लाता है कि हे रुको, तुम मुझे नहीं जानते, मैं अंगुलीमाल हूँ, मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। ठीक है, और मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध इस बात के ऊपर रुक जाते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि मैं तो कब का रुका हुआ था, रुकने की ज़रूरत तो तुम्हें है। ठीक है, और वो उनको मित्र क्या बुलाते हैं, जो हमारा अंगुलीमाल था उसको। अब इस पे जो था वो इस पर्सन को कोई अपना मित्र नहीं कहता था। इस सिचुएशन पे ये थोड़ा पिघल जाता है और ये कहता है मैं सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ यहाँ का और मैं मुझसे डरना चाहिए तुम्हें। तो महात्मा बुद्ध जो थे उसके इससे ज़रा भी नहीं डरते और इसको कहते हैं कि ठीक है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम इतने शक्तिशाली हो, अगर हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ परिचय देना चाहिए। तो फिर अंगुलीमाल के द्वारा कहा जाता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध उसको बोलते हैं कि जाओ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ के लेके आओ। तो वो जो है जाता है और 10 पत्ते तोड़ के लेके आता है। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि जाओ और इन 10 पत्तों को वापस लगा दो उसी पेड़ के ऊपर। तो ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है,
तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं तोड़ना आसान होता है, किसी चीज़ को जोड़ना मुश्किल होता है। अगर तुम किसी चीज़ को नहीं जोड़ सकते तो उसको इतना तो कर ही सकते हो कि उसको ना तोड़ो, ठीक है। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो इतना तो कर ही सकते हो किसी का जीवन ना लो, ठीक है। तो इस बात के ऊपर ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप के ऊपर लज्जित महसूस करता है और वो जो है महात्मा बुद्ध की शरण में आ जाता है और उनके साथ वो चले जाते हैं और उनके आश्रम के बीच में रहते हैं। और लेटर ऑन आने वाले टाइम में ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं डाकू कि ये जो है एक महान संत बनते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये आती है हमारी स्टोरी महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की। अब यहाँ से हमने 3 चीज़ें सीखी। फर्स्ट जो चीज़ थी, फर्स्ट थी वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब होता है? वैल्यू का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनका हम मूल्य करते हैं, जिनको हम महत्वपूर्ण समझते हैं अपनी लाइफ के अंदर में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी? यहाँ पे हमारे पास 2 पर्सन है, 1 पर्सन 2 पर्सन। तो वैल्यू क्या होता है? जिसको कोई पर्सन सोसाइटी महत्वपूर्ण समझती है। महात्मा बुद्ध किस चीज़ को महत्वपूर्ण समझते थे? लव को, अहिंसा को, ठीक है। किसी के साथ में हिंसा नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस की नीति को फॉलो करेंगे, ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलेंगे सदैव, ठीक है। और लोगों का परोपकार करेंगे, उनकी भलाई करेंगे। तो वो इन वैल्यूज़ को ऊपर समझते थे, मतलब इनको जो ये चीज़ें हैं लव वगैरह, इनको वैल्यू देते थे, इनको ज़्यादा ऊंचा समझते थे। अंगुलीमाल इन चीज़ों से अपोजिट, वो जो था वायलेंस को जो था वैल्यू देता था, लोग उससे डरें, फियर करें लोग उससे, उस चीज़ को वो ज़्यादा वैल्यू देता था। मतलब बुद्धा इन चीज़ों को बांटने में ज़्यादा सोचते थे कि इससे मेरा मान ऊपर बढ़ेगा, मतलब उन चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। ये जो था अपोजिट हमारे वायलेंस फियर जैसी चीज़ों को ऊपर समझता था। अब वैल्यूज़ के इन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट थी। वैल्यू फॉर्म करती है एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को देखने का पहले से बना हुआ एक नोशन। अगर महात्मा बुद्ध लव को वैल्यू देते हैं तो उनका एटीट्यूड कैसा होगा? उनका जो एटीट्यूड होगा, अगर आप उनको कोई चीज़ दिखाओगे, उनको मान लो लोग उनके सामने तड़फ रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब जैसे मान लो वो फॉरेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं और लोग वहाँ से भूखे प्यासे निकल रहे हैं, वहाँ से कोई यात्री वगैरह, तो अगर उनका जो था, उनकी वैल्यूज़ क्या थी? लोगों की भलाई करो, उनसे प्यार करो। तो वो क्या करेंगे? उनको देख के जो उनको फीलिंग आएगी, जो नोशन आएगा, उनको जो इमोशन जागृत होंगे, वो उसी वैल्यू से प्रभावित होकर जागृत होंगे उनके द्वारा, और वो सोचेंगे कि उनकी मैं मदद करूं, ठीक है। वो सोचेंगे, उसको बोलते हैं एटीट्यूड, कि एक नोशन पहले से। अंगुलीमाल वहाँ पे अपोजिट क्या सोचता? उसकी वैल्यूज़ तो वायलेंस थी, फियर थी। उसको लगता कि ये जो पर्सन है भूखे आ रहे हैं, ये तो लड़ाई भी नहीं कर पाएंगे मेरे से, तो मैं इनको लूट सकता हूँ मैं। तो उसकी जो एटीट्यूड होगा उनके प्रति और जो महात्मा बुद्ध का एटीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। अब एटीट्यूड जो है जनरेट करेगा बिहेवियर। तो अब महात्मा बुद्ध ने सोचा मैं इनकी मदद करता हूँ, तो जब वो उसकी मदद कर देंगे पर्सन की, तो वो महात्मा बुद्ध का बिहेवियर बन जाता है, उन्होंने उसकी मदद की, ठीक है। और जो अंगुलीमाल था वो उनको लूट लेगा। तो अंगुलीमाल की वैल्यू डिफरेंट थी, उसने उसका एटीट्यूड बनाया डिफरेंट, ठीक है। उसका जो दृष्टिकोण था, उसके मूल्य डिफरेंट थे, उसका दृष्टिकोण अलग बना उससे, और जो उसका व्यवहार था, बिहेवियर था, वो उसके एटीट्यूड ने उसको प्रभावित किया। तो 3 चीज़ों के बारे में समझा हमने, वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है इनके ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू, मूल्य क्या होता है? समथिंग और कोई एक्शन, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा आइडिया जिसको हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, उसको बोलते हैं वैल्यू। जैसे महात्मा बुद्ध का एग्जांपल लिया था हमने, कोई एक पर्सन या मतलब कोई ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट समझता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर के ऊपर देखेंगे, बुर्का जो होता है इस्लामिक सोसाइटी में इंपॉर्टेंट समझा जाता है, मतलब वो वैल्यू है उनकी, मतलब कुछ भी आप वैल्यू करोगे उसको हम वैल्यूज़ के अंदर जोड़ लेंगे। जैसे मान लो आपकी सोसाइटी के अंदर मनी को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, कोई सोसाइटी होगी जिसके अंदर मनी को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। जैसे मान लो अंडमान निकोबार की ट्राइब, वो जो है उनके लिए मनी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है, तो उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो इसको जरा भी वैल्यू नहीं करेंगे। इनकी वैल्यू डिफरेंट, आपकी वैल्यू डिफरेंट। नेक्स्ट है मैरिज को सेक्रेट समझते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सेक्रेट काइंड की चीज़ें समझी जाती हैं। जब हमारी आज़ादी होती है उसके बाद में, उस टाइम जो था इंडिया के अंदर जो डाइवोर्स का कंसेप्ट था वो नहीं प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, लॉज के अंदर में, बिकॉज हम अपने वाले लॉ से रेगुलेट करते थे। फिर उसके बाद अम्बेडकर जी और नेहरू जी के द्वारा लॉज को रिफॉर्म करने के लिए हिंदू सिविल कोड लेके आए कि सब लॉ को इकट्ठा कर देंगे। तो हिंदू संगठन उस टाइम क्या बोल रहे थे कि मैरिज जो है सेक्रेड है हिंदुइज्म में, और डाइवोर्स तो हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसी सिचुएशन के अंदर में कुछ जो हमारे रिलीजन हो गए उनमें कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा इसको। तो अलग अलग दृष्टि से इसको देखा जाता है। लेकिन हम बात करेंगे जैसे जितनी सेक्रेड मैरिज इंडिया में समझी जाती होंगी, उतनी वेस्ट के अंदर हो सकता है उसको ना समझा जाए। तो मतलब हम किसी चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप अपनी पर्सनल चीज़ों के अंदर भी देख सकते हो किस चीज़ को वैल्यू दोगे। जैसे मान लो हमारी सोसाइटी में आईएएस
को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। हम जो है पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस बनना चाहते हैं, उस गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा, गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो वो एक हमारी वैल्यू बन गई। अब मान लो हमारी डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं, कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे जो कॉर्पोरेट होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू मिलती है, एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा वैल्यू मिलती है, कुछ सोसाइटीज़ में हमारे साइंटिस्ट को ज़्यादा वैल्यू मिलती है। तो वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब वैल्यू क्या है, समथिंग, कुछ ऐसी चीज़, एक्शन हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, जिसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी किसी एक आदमी के द्वारा या ग्रुप ऑफ आदमी के द्वारा। या तो एक आदमी इंपॉर्टेंट समझेगा, जैसे मान लो ये आदमी किस चीज़ को वैल्यू दे रहा है, एनिमल को हार्म ना पहुंचे, ठीक है। अब इसी चीज़ को ग्रुप भी वैल्यू दे सकता है। तो आदमी भी सोच सकता है कि एनिमल को हार्म ना पहुंचे, वो उसकी सेवा कर सकता है। ग्रुप भी सोच सकता है कि जो एनिमल है उनको हार्म ना पहुंचे। जब ये ऐसा सोचेंगे, उसी से उनका एटीट्यूड बनेगा, ठीक है, उनका किस तरीके से उसके बारे में सोचेंगे। अगर फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं वैल्यूज़ के, और एग्जाम्पल देखेंगे वैल्यू के, तो कुछ रिलीजन वाली जो वैल्यू होती हैं, जैसे होली बुक है उनकी प्रति रिस्पेक्ट करो, ठीक है, वो वैल्यूज़ हैं। अलग अलग पर्सन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। वहाँ पे नेशनल वैल्यू क्या होती हैं कि अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करो, तो वो सिर्फ वैल्यू है, हम बताई गई कि हम इंपॉर्टेंस दें उसको। सिविल की बात करेंगे तो सिविक के अंदर में हमारी, जैसे हमें लाइन के अंदर खड़े होना है, तो मैनर्स वगैरह सिखाए जा रहे हैं, एल्डर की उनको नमस्ते करनी है, उनकी सेवा करनी है, तो वो हमारी वैल्यू आती हैं, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। वो अलग अलग हो सकती है सोसाइटी में। पॉलिटिकल वैल्यूज़, मतलब जो राजनीति होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को वैल्यू दी जाएगी, तो जैसे लिबर्टी, इक्वेलिटी, डेमोक्रेसी, इनको वैल्यू देते हैं। इकोनॉमी बात करेंगे तो इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सोशलिज्म हो सकता है, कैपिटलिज्म हो सकता है। तो हमने देखा था इसके बारे में, समाजवाद और हमारा पूंजीवाद। तो कोल्ड वॉर के टाइम में क्या था, हमारा एक साइड सोशलिज्म, एक साइड कैपिटलिज्म, लड़ाई कर रहे थे आपस में। तो मतलब ये क्या कर रहे थे, इसको वैल्यू दे रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इसको हम आगे बढ़ावा देंगे। और ये जो थे कैपिटलिज्म को वैल्यू दे रहे थे। तो जब ये इन चीज़ों को वैल्यू देंगे, तो आप जब इनका एटीट्यूड निर्धारित होगा, तो ये क्या करेंगे, इनका एटीट्यूड इस बेस के ऊपर होगा, किस चीज़ को कौन वैल्यू दे रहा है। इनका एटीट्यूड इसके प्रति नेगेटिव होगा। एटीट्यूड नेगेटिव होने की वजह से इनका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा इनके प्रति। इसीलिए जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी, वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में, जैसे यूएस के अंदर लॉ पास किया गया था, जिससे वो काफ़ी डरे हुए थे, जो हमारा सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म था, तो उसकी फिलॉसफी के खिलाफ उनके द्वारा लॉ पास किए थे। चाइना के अंदर ऐसा था, कैपिटलिज्म के खिलाफ जो थे उस टाइप की सिचुएशन क्रिएट की थी माओ जेडोंग ने, ठीक है। तो वो आती है हमारी वैल्यू। तो वैल्यू क्या, समथिंग, कुछ भी, कोई ऐसी चीज़, कोई एक्शन हो सकता है, आइडिया हो सकता है, जिसको कोई आदमी या ग्रुप ऑफ जो पर्सन होंगे वो उसको वैल्यू देंगे, उसको इंपॉर्टेंट समझेंगे, महत्वपूर्ण समझेंगे। कुछ भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल आप इसके खुद बना सकते हो। वैल्यू जो है वो बनाएंगी एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड इज सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग, मतलब पहले से निर्धारित किया हुआ एक पैटर्न है थिंकिंग का। और फीलिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में क्या सोचोगे या फील करोगे, पहले से निर्धारित। अगर मान लो आप वैल्यू देते हो सोशलिज्म को, मैं वैल्यू देता हूँ कैपिटलिज्म को, तो हमारा एटीट्यूड क्या होगा, एक सेटल्ड वे पहले से सोचने का किसी चीज़ के बारे में। अगर कोई पॉलिसी आती है कि जैसे मान लो इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया कि हम नेशनलाइजेशन करेंगे, ताकि हम जो गरीब हैं उनको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में जोड़ सकें, उनको लोन वगैरह मिल सके, बैंकों को नेशनलाइज कर देंगे। तो ये एक इवेंट होता है, मतलब ऐसा करने वाले हैं हम। अब मैं वैल्यू करता हूँ सोशलिज्म को, कोई और वैल्यू करता है कैपिटलिज्म को, तो कैपिटलिज्म वाले इसको नेगेटिव देखेंगे, मतलब उनका एटीट्यूड जो होगा, उनका जो सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग होगा इसके बारे में, वो नेगेटिव सोचेंगे कि ये तो गलत हो रहा है। सोशलिज्म वाले सोचेंगे कि हाँ अच्छी बात है, अगर सबको समान अधिकार मिलेंगे तो अच्छी बात है, होना चाहिए ये। तो दोनों पर्सन की जो वैल्यूज़ थी उनके आधार पे उन्होंने अपना एटीट्यूड बनाया किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और उनके विषय में ये सोचा गया। अब जो था कैपिटलिज्म वाले, इसका विरोध करने में हो सकता है कि वो जो हैं, जैसे मान लो अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, तो वो क्या था, वो बिहेवियर आता है अमेरिका का, उनका एटीट्यूड था, उनको पसंद नहीं आया ये, और उन्होंने बिहेवियर जनरेट किया, उन्होंने गिरा दिया इंडिया के ऊपर, ठीक है। इनको पसंद आया, इन्होंने उसको बिहेवियर के तौर के ऊपर हमें मान लो फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आती हैं, वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो एटीट्यूड एक सेटल वे ऑफ थिंकिंग है, फीलिंग है किसी चीज़ के बारे में। जैसे दो बच्चे अगर पैदा होते हैं, एक हमारा कंजर्वेटिव फैमिली में, एक हमारा ओपन फैमिली में, तो ये क्या है, कंजर्वेटिव एंड ओपन फैमिली होना इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये मतलब ये तो टर्म दी हुई हैं, लेकिन इनके अंदर जो चीज़ें होंगी, कंजर्वेटिव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उन सबको वो वैल्यू करते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ओपन फैमिली वाले ओपन चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे। इनका जो आउटलुक होगा, मतलब मान लो इनको दोनों को कहा जाता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ये दोनों पर्सन एक कंजर्वेटिव वैल्यू को महत्वपूर्ण समझता है, ठीक है। ये हमारा ओपन फैमिली वाला है, इसके लिए जो वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, इसके लिए ओपन वैल्यू, इसके लिए कंजर्वेटिव वैल्यू। ये इसको नेगेटिव सेंस में देख सकता है,
ठीक है, थिंक कर सकता है। तो एटीट्यूड क्या है, थिंकिंग और फीलिंग। इसके बारे में नेगेटिव सोच सकता है कि मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है, ये सोच सकता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है। तो इन दोनों के एटीट्यूड के अंदर डिफरेंस है। अब वैल्यू से एटीट्यूड बनेगा और एटीट्यूड से पर्सन का बिहेवियर बनेगा। बिहेवियर का क्या मतलब, द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट वन सेल्फ स्पेशली टूवर्ड अदर। तो जिस तरीके से जो पर्सन है वो बिहेव करेगा, अपना एक्शन लेगा, उसको बोलेंगे हम बिहेवियर। तो हमने देखा, जो हमने स्टोरी देखी उसके अंदर में वैल्यूज़ डिफरेंट थी दोनों के लिए, उनका एटीट्यूड जो है डिफरेंट बनता है, उसके बाद उनका बिहेवियर जो था वो डिफरेंट बनता है। अब जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ थी पर्सन की, इसका एटीट्यूड बना, उसके बाद उसने बिहेव किया सर्टेन वे के अंदर में। अब आप ये भी देखोगे, आपको क्या देखना पड़ेगा, अभी तक हमने कोई बात नहीं की उसकी वैल्यूज़ अच्छी हैं या बुरी हैं, ठीक है, राइट हैं रॉन्ग हैं, हमने कुछ नहीं देखा, बट अब उसने बिहेव कर दिया इस सोसाइटी के अंदर में। अब जब बिहेव करेगा तो उसको सोसाइटी देखने की कोशिश करेगी या कोई इंडिविजुअल देखने की कोशिश करेगा क्या उसका बिहेवियर अच्छा था या गलत था, तो उसको बोलेंगे हम मॉरल। तो मॉरल क्या होता है, इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एक पर्सन किस चीज़ को राइट एंड रॉन्ग समझता है, जैसे यहाँ पे क्या था, महात्मा बुद्ध की वैल्यूज़ डिफरेंट, अंगुलीमाल की वैल्यूज़ डिफरेंट, वैल्यूज़ की वजह से इनका एटीट्यूड बना, ठीक है, इस पर्सन का महात्मा बुद्ध का एटीट्यूड बना, इन दोनों ने बिहेव किया सर्टेन एक्शन में। इसने जो था 99 पीपल उनको मार के उनकी उंगलियां लटका ली, इन्होंने लोगों का परोपकार करने की सोची, तो इनका एक बिहेवियर है जो कि लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसके बदौलत ये पर्सन उनको किल कर रहा है। इन दोनों का बिहेवियर कौन सा आपको अच्छा लगेगा, कौन सा बिहेवियर अच्छा है, तो इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये जो हमारे पास पर्सन पीछे है, ये क्या सोचेगा कौन सही है इसमें से, ये सोचेगा क्या अंगुलीमाल सही है या महात्मा बुद्ध सही है। तो जिसको ये सही समझेगा, जिसको गलत समझेगा, उसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसको कहते हैं मॉरल। और यहीं पे अगर सोसाइटी किसी चीज़ को तोलने की कोशिश करेगी, कौन सही है कौन गलत, उसको बोलेंगे इथिक्स। तो इथिक्स के अंदर क्या आएगा, प्रिंसिपल और सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग डिटरमाइंड बाई एक्सटर्नल सोर्सेज देन इंडिविजुअल। तो मॉरल एक इंडिविजुअल उसको देख रहा है कि राइट है या गलत है, मतलब अंगुलीमाल ये गलत है ये सही है, उनको देखने की कोशिश की जा रही है, बिहेवियर को नापा जा रहा है। और अगर ये बाहर के सोर्सेज देखेंगे इसके बारे में, जैसे सोसाइटी देख रही है और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप वर्क करते हो, कोई कंपनी में काम करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा या रिलीजन, जब बाहर वाली चीज़ें देखेंगी किसी चीज़ को कि वो सही है या गलत है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इथिक्स। जैसे यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध थे और अंगुलीमाल का कोई बिहेवियर होगा, अब जो सोसाइटी थी, पूरा जो गांव था, वो क्या देखती है, क्या वो महात्मा जी का जो बिहेवियर था उसको सही समझती हैं या वो अंगुलीमाल के बिहेवियर को सही समझते हैं, उसको बोलते हैं इथिक्स। तो इथिक्स क्या है, प्रिंसिपल और सेंस, जिससे हम राइट एंड रॉन्ग के बारे में पता करते हैं। तो हमने 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट वैल्यू देखी, जिसको कोई पर्सन इंपॉर्टेंस देगा, वैल्यू से उसका एटीट्यूड बनेगा और फिर उससे बिहेवियर बनेगा, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको एग्जांपल भी पता होना चाहिए। फिर हमने मॉरल के बारे में देखा जो कि इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होगी, और फिर हमने देखा इथिक्स के बारे में जो कि हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज, इंडिविजुअल से बाहर वाले सोर्सेज जैसे सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन राइट एंड रॉन्ग समझेगा। तो इथिक्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गलत समझता है, कॉन्स्टिट्यूशन डॉरी को प्रोहिबिट करता है, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब वुमेन मैन वुमेन इक्वल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सोच रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये गलत है, एक गलत है, एक चीज़ सही है, एक राइट है एक रॉन्ग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब उसको बोलेगा तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स, ठीक है। तो सोसाइटी जब देखेगी सोसाइटल इथिक्स होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इथिक्स हो सकती है। जैसे मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो और वहाँ पे आपको सर्टेन एक ड्रेस कोड बोल देते हैं कि आप वहाँ पे नॉर्मल सा कैजुअल सा ड्रेस कोड पहन के नहीं जा सकते, या आपको काफ़ी अच्छे से ग्रूमिंग वगैरह करवा के आना चाहिए, ठीक है, या कोई और उनके द्वारा कुछ बताया गया कि आपको वो करना चाहिए। तो उनकी अपनी इथिक्स है कि क्या राइट होना चाहिए, क्या गलत होता है, क्या सही होता है। रिलीजन के अंदर बताया होता है कौन सी चीज़ सही है आपके लिए, कौन सी चीज़ गलत है, या उनका सर्टेन व्यू होता है सोसाइटी के लिए। जैसे कोई रिलीजन बोलता है कि हमें पीस, मोस्टली हमारे रिलीजन पीस की बात करते हैं, तो उनके लिए जब वायलेंस की बात करेंगे तो रिलीजन के अनुसार पीस हमारा सही होगा, और जो वायलेंस के लिए जो थी कोई एक्टिविटी होगी उसको वो कंडेम करेंगे। तो उसको कहते हैं इथिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, क्योंकि टॉपिक हमारा वैल्यूज़ था तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू क्या होती है, वैल्यू जो होती है वो बिहेवियर, किसी का व्यवहार को निर्धारित करती हैं, वो कैसे व्यवहार करेगा। तो अगर मान लो कोई गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, अगर मान लो आप सिविल सर्वेंट हो, आप गलत तरीके से, आपका बिहेवियर गलत है, आप करप्शन कर रहे हो, लोगों के बारे में सेंसिटिव नहीं हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे कि मतलब उनकी तरक्की के लिए काम किया जाए, तो हम क्या करेंगे, आपका एटीट्यूड पीछे ख़राब बन चुका है। ख़राब क्यों बना, क्योंकि आपने कुछ गलत चीज़ों को वैल्यू दे दी अपनी लाइफ के अंदर।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने उस पर्सन का बिहेवियर चेंज करना है तो हम उसके एटीट्यूड पे मार्क करेंगे। एटीट्यूड पे मार्क करते टाइम हमको उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो एटीट्यूड हमारे लिए सेपरेट टॉपिक है, उसको हम सेपरेट देखेंगे, उसके मतलब 2-3 हेडिंग में सेपरेट आएगा। उसको चेंज कैसे कर सकते हैं वो सेपरेट है, और वैल्यूज़ के बारे में इस टाइम हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे मान लो जो एक कंजर्वेटिव था, एक ओपन फैमिली से पर्सन था, अब उससे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे तो डिसीजन कैसे लेगा, ये पर्सन क्या इस टाइप के रिलेशन में रहना चाहता है, ये डिसीजन लेगा अपनी वैल्यूज़ के आधार के ऊपर, और ये इनकार कर देगा उसको। ये पर्सन डिसीजन लेगा अपनी वैल्यू के आधार पर, ये एक्सेप्ट कर लेगा कि इसमें रहना है मुझे। तो डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है। जैसे कोई सोसाइटी हमारी एनवायरनमेंट को ज़्यादा वैल्यू देती है, तो एनवायरनमेंट का अगर प्रोजेक्ट आएगा तो वो जो पर्सन होगा वो वैल्यू दे सकता है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर, और कोई पर्सन जो है अगर एनवायरनमेंट को उतनी ज़्यादा किसी सोसाइटी में वैल्यू नहीं दी जाती तो वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब वगैरह को ज़्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल गाइड, होता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए। जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी काफ़ी मदद करती हैं। जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी, जिस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस देते होंगे वो आपको गाइड करेगी। यहाँ पे जिस चीज़ को आप जो है वैल्यू दोगे वो चीज़ गाइड करेगी आपके बिहेवियर को। जैसे नेशनल फ्लैग, अगर जैसे नेशनल सॉन्ग की बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप वैल्यू देते हो उसको, ठीक है, और उसके लिए आप स्टैंड करोगे तो वो जो आपका बिहेवियर होगा उसको गाइड करेगी, इंटरनल गाइड होगी आपके लिए वो, ठीक है। जब मान लो आपको बोल दिया कि आपको नेशनल जो एंथम होता है स्कूल में उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो आपको पता है यहाँ पे कि हमारा नेशन है, सब वैल्यू करते हैं हमारे नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, तो उसके लिए खड़े होने की कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर में, तो वो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो डेमोक्रेसी वगैरह के लिए अगर बोलने की बात आती है कि डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसके लिए कोई वर्क करने की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तो अगर आप वैल्यू करते हो उसको, हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज़ के अंदर वो आता है, तो आपका बिहेवियर जो होगा वो इंटरनल गाइड होगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए या डिक्टेटरशिप, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, जर्नल्स आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज़ इस तरीके से हमें गाइड करती हैं। फर्दर जो चीज़ें होंगी वैल्यू की, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, डिफाइन करना है आपने मूल्य, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, बिहेवियर हमारा व्यवहार, और मॉरल और इथिक्स को हम आपने डिस्क्राइब करना है क्या होते हैं ये, और एग्जाम्पल भी देना है इसके अंदर आपको। तो जो यहाँ पे मेंशन है उसके अलावा आप एग्जाम्पल दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और एक और आपको क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कोट बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो व्हाट अ टीचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट ही टीचेस, इसका जो है ये आने वाली स्लाइड्स के अंदर आएगा, जब हमारी वैल्यूज़ को फॉर्म करने में टीचर की क्या भूमिका होती है। तो कोड के अंदर क्या बोला गया ये आपको खुद लिखना है, मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको, छोटी डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद आप इसको डिस्क्राइब करके एग्जांपल के तौर के ऊपर खुद लिखोगे। व्हाट अ टीचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट ही टीचेस, टीचर खुद में क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कि वो क्या टीच कर रहा है, ठीक है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में के अंदर में टीचर वगैरह, आजकल के हिसाब से तो टीचर जो था वो पर्सन होता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है पर्सन को, मतलब वो उसको ज़्यादा चीज़ें टीच नहीं करता। पुराने समय के अंदर तो गुरुकुल के अंदर लेके जाते थे और वो उनको मॉरल वैल्यू, शास्त्रों के बारे में उनको जानकारी देते थे, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, टीचर खुद क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे कि वो क्या पढ़ाएगा उसको। आप घरों के अंदर देखते होंगे, ठीक है, तो जो माँ बाप होते हैं, किसी के भी पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं, ठीक है। जो जैसे अगर जनरल एग्जांपल के तौर पे भी बोलेंगे, कुछ अगर जो पेरेंट्स हैं अगर वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए और उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या अपने बच्चों को डिसिप्लिन की बातें सिखाते हैं, आपको डिसिप्लिन पढ़ना चाहिए, ठीक है, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, आपको ये करना चाहिए, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, लेकिन अपनी बात करेंगे वो तो अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, जो चीज़ें अच्छी लगेंगी उनको खा लेंगे, ठीक है, उसमें कोई अपना ध्यान नहीं रखने वाले वो। अगर उनको पढ़ने के लिए बोल रहे तो अपनी नॉलेज के ऊपर कोई फोकस नहीं है, खुद उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, कोई नॉलेज के लिए, नई नॉलेज लेने के लिए अग्रसर नहीं है, वही दकियान उसी बातों में फिर से घुसे हुए हैं, ठीक है। उसी तरीके से वो बिहेवियर को गाइड करने के लिए ऑनेस्टी के लिए बोलते हैं, और खुद अगर वो ट्रैफिक सिग्नल पे पकड़े जाते हैं तो वो रिश्वत दे देते हैं, ठीक है, या छोटे मोटे काम के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर अपने बच्चे की नौकरी लगती है तो थोड़ी से पैसे दे के वो उसका अगर आर्मी वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर काम चल पड़ेगा। तो मतलब ये क्या है, जो पर्सन है वो खुद वहाँ पर मॉरल नहीं है और दूसरे को टीच कर रहा है। तो व्हाट अ टीचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट ही टीचेस। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, भगवत गीता के अंदर बोला गया है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं हमारे पास में, ठीक है, जो महान पुरुष होते हैं वो जिस जिस टाइप का कार्य करते हैं, जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये उसके अंदर बोला गया। तो बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि पर्सन जो होता है एक एग्जाम्पल सेट होता है, लोग जिसको एडमायर करते हैं उसका एक एग्जाम्पल सेट होता है उनके प्रति, और वो उसी चीज़ को देखते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। जो माता पिता जिस टाइप के होंगे, बच्चे जो हैं उनकी बातों को कम फॉलो करेंगे, उनका जो व्यवहार होगा घर के अंदर में उसको वो ज़्यादा फॉलो करेंगे।
अगर जो माता पिता हैं वो डिसिप्लिन्ड होंगे, उनकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप, वो दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बच्चे को सिखा रहे हैं कि तुझे पीस के साथ रहना चाहिए, तो बच्चे को भी समझ आ जाता है कि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। वैसे ही टीचर अगर आपको सिखा रहा है, मॉरलिटी सिखा रहा है, लेकिन अपना उसका घर के अंदर झगड़ा हुआ है, अपनी फैमिली के अंदर उसके कलेश पड़े हुए हैं, लेकिन वो बच्चे को मॉरल वैल्यू सिखा रहा है, ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा देख जाएगा उसको कि हमारा टीचर क्या करता है। अगर हमारा टीचर नशे के अंदर डूबा हुआ है तो हमें जो चीज़ें सिखा रहा है वो गलत है, मतलब अब खुद तो करेगा नहीं और दूसरों को उपदेश दे रहा है, उस टाइप की सिचुएशन के अंदर। तो अगर टीचर हमारा मॉरल होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चे उसको देख देख के सीखेंगे, उससे सीखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप देखते होंगे, जैसे हमने महात्मा बुद्ध की कहानी सुनी, तो पर्सन के जो जिस टाइप का पर्सन होता है उससे लोग सीखने की कोशिश करते हैं। जो समझाता है उससे लोगों को कम असर पड़ता है, लेकिन जो पर्सन खुद होता है उसकी जो वैल्यूज़, उसकी जो छवि बनती है, उस छवि से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब टीचिंग के बारे में भी हमारे महान जो पुरुष होते हैं उनकी टीचिंग के बारे में भी बहुत कम पर्सन पढ़ते हैं। कि बुद्धा की भी बात करेंगे, अब जितने हमारे बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले पर्सन होंगे वो सभी टीचिंग के बारे में नहीं जानते, बट उन्होंने एक पर्सनैलिटी कल्ट बना के रखा हुआ कि जो टीचर था उसकी छवि बहुत ऊपर थी, तो उसी के तौर के ऊपर उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उसी के लिए जो पीस वगैरह के ऊपर बुद्धिज़्म जितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है वो अकेले बुद्धा के नाम के ऊपर हुआ है। तो जो टीचर स्कूल के अंदर पढ़ाने वाला होता है उसका क्या कैरेक्टर होगा अपने लिए, उसको क्या नॉलेज होगी, उसकी मॉरल वैल्यू स्टैंडर्ड वगैरह क्या होंगे, वो डिपेंड करता है। वो ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करेगा, ना कि उसकी जो टीचिंग होगी वो उतना प्रभावित करेंगी। टीचिंग का अपना रोल है, बट पर्सन जो होगा बच्चा एनालाइज करके देखेगा कि इस पर्सन में खुद में ये क्वालिटी है या नहीं, कि दूसरों को ही पढ़ा रहा है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह भी इसके बारे में दे सकते हो। इस टाइप के कोट बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इसलिए बीच बीच में कोट वगैरह हम डिस्कस करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।